बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में बस कुछ ही दिनों का समय शेष रह गया है। आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से किए हैं, लेकिन लगातार स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराइए और सब्जेक्टिव में भी गेस क्वेश्चन कराइए। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बायोलॉजी का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। आज हम आपको 6 या 7 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो कि विज्ञान से संबंधित है और आपके विज्ञान के परीक्षा में हर हाल में यह सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेट होकर के देखिएगा। और हम आपको पूरे दावा के साथ कहते हैं कि आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे इसमें से अधिकांश क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन को आप लोग जरूर कंठस्थ याद कर लेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं और सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो फटाफट से पहले आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो कि एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कह रहा है कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। बहुत ही ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन है। तो इसका जवाब हम आपको इतना सरल भाषा में बताएंगे कि आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएगा और बाकी जितने सारे भी क्वेश्चन हैं सभी का जवाब हम आपको बहुत ही सरल भाषा में बताएंगे। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, किस तरीके से हम लोग आंसर लिखेंगे हम लोग देखते हैं। और जिस तरीके से यहां पर हम आपको बताएंगे अगर सेम टू सेम आप लोग यही चीज को लिखेंगे तो हम पूरे गारंटी के साथ कहते हैं कि 2 में 2 नंबर आपको मिलेगा, क्योंकि लघु उत्तरीय एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। तो देखिए, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन नामक हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ते होंगे कि थायराइड ग्रंथि क्या बनाता है, कौन सा हार्मोन बनाता है, तो थायरोक्सिन नामक हार्मोन बनाता है। और ध्यान रखिएगा कि थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ हमारे शरीर का वृद्धि हो गया, विकास हो गया, यह सही क्रम में हो, इसके लिए आयोडीन की भी आवश्यकता होती है। और सबसे बड़ी बात है कि आयोडीन घेघा रोग से बचाता है। आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में याद किए होंगे कि आयोडीन हमें किस रोग से बचाता है, तो घेघा रोग से। घेघा जैसे खतरनाक रोग से हमारे शरीर को बचाने का काम कौन करता है, तो आयोडीन ही करता है। और इसलिए आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है, क्योंकि आयोडीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, अनेक प्रकार के बीमारियों से बचाता है, हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में भाग लेता है, हमारे शरीर में जो थायराइड ग्रंथि है उसे थायरोक्सिन हार्मोन बनाने में सहायता करता है। इसलिए आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को याद भी हो गया होगा। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखते के साथ ही आपको लग रहा होगा कि सारे क्वेश्चन इस वर्ष पूछे जाएंगे और पूरे गारंटी के साथ कहते हैं कि इसमें से अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो स्टूडेंट नहीं खरीदे हैं उनसे भी मेरा गुजारिश है कि आप लोग जरूर खरीद लें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जिसमें कह रहा है कि उत्पादन और उपभोक्ता में क्या अंतर है। उत्पादन और उपभोक्ता में अंतर 2 नंबर का पूछेगा और हर हाल में पूछेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि उत्पादन और उपभोक्ता में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उत्पादन, तो ध्यान रखिएगा कि उत्पादन एक प्रकार का नाम है जिसके अंतर्गत अपनी आवश्यकताओं एवं उपयोगिताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। यानी कि जो मानव होता है वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिस चीज का भी उत्पादन करता है, जिस वस्तु का उत्पादन करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादन कहते हैं। लेकिन उपभोक्ता क्या करता है कि इस उत्पादन किए गए वस्तु का उपभोग करता है। जो वस्तु उत्पादन हो गया उस वस्तु का उपभोग करने वाला भी कोई चाहिए, तो उत्पादन किए गए वस्तु का उपभोग करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। तो चूंकि 2 नंबर वाला प्रश्न है इसलिए ज्यादा लंबा चौड़ा आंसर नहीं देना है, सिर्फ हमने इतना ही लिख देना है कि उत्पादन एक प्रकार का नाम है जिसके अंतर्गत अपनी आवश्यकताओं एवं उपयोगिताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। और उपभोक्ता में लिख देंगे कि उपभोक्ता एक क्रिया है जिसके द्वारा अपने संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग किया जाता है। यानी कि जहां पर उत्पादन हुआ और इसी उत्पादित किए गए वस्तु का उपभोक्ता क्या करता है, उपयोग कर लेता है। तो उम्मीद करते हैं कि उत्पादन और उपभोक्ता, ध्यान रखिएगा उत्पादन और उपभोक्ता में अंतर आप लोग समझ गए होंगे। अगर इतना आप लोग लिख देते हैं तो फिर 2 नंबर आपको पूरा मिलेगा, 2 नंबर में आधा नंबर भी नहीं कटेगा। तो उम्मीद करते हैं कि उत्पादन और उपभोक्ता में अंतर भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताते हैं कि जल संरक्षण के कुछ उपाय लिखिए। जल संरक्षण के कुछ उपाय कि जल को कैसे बचाया जा सकता है
जल को कैसे संरक्षित किया जा सकता है। तो चलिए इसका जवाब हम लोग भी बहुत ही सरल भाषा में देखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कि जल संरक्षण के प्रमुख उपाय निम्नलिखित है, जिसमें सबसे पहली बात, हम लोगों को हर नागरिक में जल संरक्षण के लिए जागरूकता फैलानी चाहिए। यानी कि जितने सारे भी लोग हैं, सबसे पहले उनके दिमाग में यह बात डालना होगा कि जल का बचाव करिए, जल को जितना कम हो सके उपयोग करिए, जल को बर्बाद होने से बचाइए। यानी कि हर एक नागरिक को, हर एक व्यक्ति को जल संरक्षण के बारे में जागरूक करना होगा। उसके बाद दूसरा उपाय होगा कि हम लोगों को शावर की जगह पानी बाल्टी में भर करके स्नान करनी चाहिए। देखिए जो छोटा छोटा बात है, जो नॉर्मल आप डेली यूज करते हैं, हम वैसे बात को लिखे हैं ताकि जो कॉपी जांच करने वाला भी रहे वो बस सोचे कि हाँ भाई लड़का तो एकदम जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सटीक बात लिखा है। तो इसलिए दूसरा हम लोग लिखेंगे जल संरक्षण का उपाय कि हम लोगों को शावर की जगह पानी बाल्टी में भर करके स्नान करनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि शावर को खुला छोड़ देते हैं, पानी बह रहा है और वो निश्चिंत से नहा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पानी को बाल्टी में भर लीजिए और बाल्टी में भरने के बाद मग से नहाइए, पानी का बचाव होता है। तो इसलिए दूसरा उपाय हम लोग यही करेंगे। तीसरा हो जाएगा कि बर्तन धुलते समय नल के स्थान पर टब का प्रयोग करना चाहिए। कुछ लोग जब बर्तन साफ करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि नल को खुला छोड़ देते हैं, जितना पानी हो सकता है बह रहा है और बहुत कम ही उपयोग करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना पानी का उपयोग है उतना ही पानी को नल से बाहर निकालिए, उसे बाल्टी में रख लीजिए, टब में रख लीजिए और उससे बर्तन साफ करिए। इससे जल को बचाया जा सकता है। उसके बाद चौथा लिखेंगे कि वन का कटाव न करें, जिससे वर्षा जल नियंत्रित में रहेगा। देखिए वन का कटाव करने से क्या होता है कि वर्षा होता ही नहीं है और वर्षा नहीं होता है तो जल का अभाव हो जाता है। लेकिन जब वन का कटाव नहीं होगा तो उससे वर्षा जल नियंत्रित रहेगा, यानी कि पानी का संतुलन बना रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि जल संरक्षण के यह 4 उपाय जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। बहुत ही सिंपल सा उपाय, हम 4 उपाय लिखे हैं। अगर आप लोग 4 उपाय लिख देते हैं तो फिर 2 नंबर आपका हो गया। अगर 2 नंबर मिल गया तो समझिए कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर जो कॉपी जांच करने वाले होते हैं वह नंबर काट लेते हैं। लेकिन जब आप इस तरीके से अपना आंसर लिखेंगे तो 1 नंबर भी नहीं कटेगा और आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो तीसरा क्वेश्चन का भी सही जवाब आप लोग जान गए। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, और आप लोग टिक लगा लीजिए, यह हर हाल में पूछेगा। आप लोग समझ सकते हैं कि हम गेस क्वेश्चन में यह सारे क्वेश्चन दिए हैं। देख रहे हैं कि कितना लाजवाब क्वेश्चन है। इसलिए हम आपको बोलते थे कि जब गेस क्वेश्चन आप लोग परचेज करिएगा तो क्वेश्चन देख करके आपका मन खुश हो जाएगा। और आंसर भी आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना सरल भाषा में लिखे हैं, सिंपल भाषा में लिखे हैं, ताकि आपको तुरंत याद हो जाएगा। इसलिए हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि गेस क्वेश्चन जरूर ले लीजिए। अगर गेस क्वेश्चन ले लीजिएगा तो आपको परीक्षा में दिक्कत नहीं होगा और जो प्रश्न गेस क्वेश्चन में दिया गया है इसी में से प्रश्न पूछा जाएगा। तो अभी भी आपके पास मौका है, कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दिए हुए हैं, आप लोग जल्दी से जाइए और गेस क्वेश्चन को परचेज कर लीजिए और हर एक सब्जेक्ट की तैयारी बेहतरीन रूप से करिए। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन और दहन में क्या अंतर है। श्वसन और दहन में अंतर, तो जब भी अंतर लिखने के लिए आए ना तो सबसे पहले आप लोग इसको कॉपी को 2 भाग में डिवाइड कर लीजिए। अगर इस तरीके से अंतर लिखते हैं तो फिर कॉपी जांच करने वाला आपको पूरा नंबर देगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले ऊपर श्वसन के बारे में लिख दिए और उसके नीचे दहन के बारे में लिख देते हैं। तो अंतर लिखने का वह सही तरीका नहीं है। अंतर लिखने का यही सही तरीका है कि एक तरफ हम लोग श्वसन लिख देंगे और दूसरे तरफ हम लोग दहन लिख देंगे। तो चलिए हम लोग अंतर देखते हैं। श्वसन और दहन में निम्नलिखित अंतर है, जिसमें सबसे पहला है कि जो श्वसन होता है यह सजीवों में होता है। श्वसन की क्रिया सजीवों में होती है, लेकिन दहन की क्रिया निर्जीवों में होती है, यानी कि सजीवों में नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, श्वसन की क्रिया सजीवों में होती है लेकिन दहन की क्रिया सजीवों में नहीं होती है। उसके बाद दूसरा, यह एक जैविक क्रिया है। ध्यान रखिएगा, श्वसन जो है यह एक जैविक क्रिया है, लेकिन दहन हो गया एक रासायनिक क्रिया। तो ध्यान रखिएगा, श्वसन एक जैविक क्रिया है लेकिन दहन एक रासायनिक क्रिया है। और उसके बाद तीसरा अंतर लिखेंगे कि इसमें कई चरणों में ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन में कई चरणों में ऊर्जा मुक्त होती है, लेकिन दहन में पूरी ऊर्जा एक ही चरणों में मुक्त हो जाती है। तो कुल मिलाकर के 3 अंतर हम लिखे हैं, क्योंकि लघु उत्तरीय का प्रश्न है, 2 ही नंबर का प्रश्न है। तो 2 नंबर वाले प्रश्न में हम लोग 5-6 अंतर लिख करके अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। जितना छोटा हो सके उतना आंसर देने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम कितने सरल भाषा में आपको बताए हैं। तो अगर आपके परीक्षा में श्वसन और दहन में अंतर आता है तो इसी तरीके से आप लोगों को लिख देना है। पूरे दावा के साथ कहते हैं कि 2 में 2 नंबर मिलेगा, थोड़ा सा भी नंबर नहीं कटेगा आपका। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए।
अब उसके बाद हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम लोग इसका आंसर जानते हैं कि परितंत्र में अपमार्जकों का क्या महत्व है या फिर क्या भूमिका है। तो इसका भी जवाब हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से देंगे, बहुत ही सरल भाषा में देंगे। तो जो बात हम पहले बोलते हैं उसको आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, परितंत्र में अपमार्जकों का क्या महत्व है। तो अपमार्जक कहने का मतलब क्या होता है, पहले आप लोग ध्यान से समझिए। जैसे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म जीव होते हैं, वह मृत पौधों को खाते हैं और मृत जंतुओं को खाते हैं। यह बात तो आप लोग जानते हैं कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह मृत पौधे को खाते हैं और मृत जंतुओं को खाते हैं और मृत जंतुओं के अवशिष्टों को भी खाते हैं। और ध्यान रखिएगा कि जब वह मृत जंतुओं को खाते हैं, मृत जंतुओं के अवशिष्टों को खाते हैं, तो उसे अपघटित करके वह बहुत ही सरल पदार्थ में रूपांतरित कर देते हैं और यह सरल पदार्थ मिट्टी में मिल जाता है और उसे पेड़ पौधे फिर अवशोषित कर लेते हैं। तो बस इसे ही हम लोग अपमार्जक कहते हैं कि परितंत्र में अपमार्जकों का क्या महत्व है। तो इसका जवाब हम लोग लिखेंगे कि परितंत्र में अपमार्जक मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। यानी कि जितने सारे भी मृत पौधे हो गए, मृत जीव जंतु हो गए, मृत जीव जंतु के अवशिष्ट हो गए, उसे क्या करते हैं कि भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी कि अपमार्जन कर लेते हैं और ये मृत शरीर का अपने भोजन के लिए उपयोग करते हैं। और साथ ही साथ मृत पौधे को तो खाते हैं, उनके अवशिष्टों को तो खाते ही हैं, और साथ ही साथ मृत शरीर को भी खाते हैं तथा जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि जो मृत जीव जंतु होते हैं, मृत पौधे होते हैं, उनके अवशिष्ट होते हैं, वह जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं और उसे खाने के बाद यह सरल पदार्थों में परिवर्तित कर लेते हैं और यह जो सरल पदार्थ होता है यह वापस से मिट्टी में मिल जाता है और फिर पेड़ पौधों के द्वारा इसे सोख लिया जाता है, यानी कि अवशोषित कर लिया जाता है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि अपमार्जकों का क्या महत्व है। तो आपको यह समझ में आ गया कि जो अपमार्जक होते हैं वह क्या काम करते हैं। तो मृत जीव जंतुओं को खाते हैं, उनके अवशिष्टों को खाते हैं, मृत पौधों को खाते हैं और उसे जटिल से सरल रूप में रूपांतरित कर देते हैं, यानी कि जटिल से सरल रूप में बदल देते हैं और वह सरल रूप फिर से मिट्टी में मिलता है और पेड़ पौधों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि 5वां नंबर क्वेश्चन भी आप लोग बेहतरीन रूप से समझ गए होंगे। अब चलिए उसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और हम आपको बताएंगे, 7वां नंबर क्वेश्चन, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जंतुओं में उपस्थित अंतःस्रावी ग्रंथियां विशेष रसायनों को उत्पन्न करती है। आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारे अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जिनसे रसायन उत्पन्न होते हैं और वह रसायन जो कि जंतुओं को सूचनाएं संचारित करने के लिए सहायक होती है। जितने सारे भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है उसका कनेक्शन मस्तिष्क से होता है और वह जितने सारे भी हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले हलचल हैं, ध्यान रखिएगा, जितने तरह का सूचना हमारे शरीर में कहीं भी भेजना होता है, शरीर के किसी भी अंग में भेजना होता है, तो वह अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा ही उसे पहुंचा दिया जाता है। तो कह रहा है कि वह रसायन जो कि जंतुओं को सूचनाएं संचारित करने के लिए सहायक होती है, ठीक है, तथा उनके विशिष्ट प्रकार के कार्यों को करने वाले अंगों से समन्वय करके। देखिए, समन्वय मतलब क्या होता है? समन्वय मतलब एक तरह से पार्टनरशिप कह सकते हैं, यानी कि समझौता करके, मतलब दोनों साथ साथ मिलकर के काम कर रहा है, उसे ही हम लोग समन्वय कहते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि अनेक विशिष्ट प्रकार के कार्यों को करने के लिए अंगों से समन्वय करके वह रसायन या हार्मोन अपना विशिष्ट प्रभाव दिखाती है और इसी प्रकार जंतुओं में रासायनिक समन्वय होता है। अगर किताब में पढ़ने जाएंगे ना तो आपको रासायनिक समन्वय कभी समझ में नहीं आएगा, इतना जटिल शब्द में वहां पर दिया है। लेकिन जब आप लोग हमारा लिखा हुआ आंसर पढ़ेंगे तो आपको एक नजर में समझ में आ जाएगा कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे कि जंतुओं में उपस्थित अंतःस्रावी ग्रंथियां विशेष रसायन को उत्पन्न करती है और वह रसायन जो कि जंतुओं को सूचनाएं संचारित करने के लिए सहायक होती है तथा अनेक विशिष्ट प्रकार के कार्यों को करने के लिए अंगों से समन्वय करके, हमारे शरीर में जो विभिन्न अंग होते हैं उनसे समन्वय करके, उससे समझौता करके वह रसायन या हार्मोन तथा विशिष्ट प्रभाव दिखाती है और इसी प्रकार जंतुओं में रासायनिक समन्वय होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यह वाला क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब चलिए हम आपको 7वां नंबर क्वेश्चन बताते हैं जो कि हर हाल में आपके परीक्षा में पूछेगा और इस साल के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि जाइलम तथा फ्लोएम में क्या अंतर है। ध्यान रखिएगा कि जाइलम से और फ्लोएम से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके परीक्षा में जरूर पूछेगा। एक या दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाइलम और फ्लोएम से संबंधित ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग जाइलम और फ्लोएम में अंतर जान लेते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि जाइलम होता है जो पेड़ पौधों में जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है और जो फ्लोएम होता है वह भोजन का वहन करता है, यानी कि नीचे से लेकर के ऊपर तक, ध्यान रखिएगा, जड़ से लेकर
लेकर के एकदम पेड़ पौधों का जो ऊपर वाला भाग होता है वहां तक जल पहुंचाने का काम जाइलम का होता है और भोजन पहुंचाने का काम फ्लोएम का होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। तो फिर से अंतर लिखने के लिए आ गया, तो फिर से हम लोग कॉपी को दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक तरफ जाइलम लिखेंगे और दूसरे तरफ फ्लोएम लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। और सबसे पहला अंतर लिखेंगे कि यह जड़ से जल और उसके घुले लवणों का परिवहन पत्तियों तथा पादप के अन्य भागों में करता है। अभी हम आपको बताएं कि जाइलम का कार्य होता है जल का वहन करना, तो ध्यान रखिएगा कि जड़ से जल और उसके घुले हुए लवणों का परिवहन पत्तियों तथा पादप के अन्य भागों में करता है, यानी कि पूरे भागों में करता है। पूरे भाग में जल पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। और ध्यान रखिएगा कि यह पत्तियों से भोज्य पदार्थों का परिवहन पादप के अन्य भागों में करता है। आप सभी लोग जानते हैं कि पेड़ पौधों में भोजन कहां बनता है? तो पत्तियों में बनता है। तो पत्तियों से जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसे पेड़ पौधों के हर एक भाग में पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। ध्यान रखिएगा, जल जाइलम पहुंचा देता है और भोजन फ्लोएम पहुंचा देता है। तो इतना तो आप लोग समझ गए। उसके बाद दूसरा अंतर लिखेंगे कि यह पदार्थों का परिवहन केवल नीचे से ऊपर की दिशा में करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जल जो होता है वह पेड़ पौधे जमीन के अंदर से शोषित करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसे मान लिया जाए कि यह पौधा हो गया, ठीक है, यहां पर हम एक पौधे का चित्र बनाते हैं और इसके माध्यम से हम आपको समझाते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे यहां पर मान लिया जाए कि यह पौधा का चित्र हम बना लिए और नीचे यहां पर क्या हो गया? जड़ हो गया। तो देख लीजिए, जैसे नीचे यहां पर क्या हो गया? जड़ हो गया। तो जड़ क्या करता है कि मिट्टी से जल को अवशोषित करता है और अवशोषित करने के बाद पौधों के पूरे भागों में पहुंचाता है। तो जब भी जल का अवशोषण होगा तो नीचे से ऊपर की तरह ही ना होगा, ध्यान से देख लीजिए आप लोग, क्योंकि जड़ नीचे होता है और तना पौधा ऊपर होता है, तो जल का वहन नीचे से ऊपर होगा। लेकिन जब भोजन का वहन होगा तो भोजन तो आप लोग जानते हैं कि पत्तियों में बनता है। तो पत्तियों में जब बन रहा है तो जब पूरे भाग में आएगा तो नीचे से ऊपर भी जा सकता है और ऊपर से नीचे भी आ सकता है। तो इसी बात को यहां पर लिखा गया है, आप लोग ध्यान से समझिए कि यह पदार्थों का परिवहन केवल नीचे से ऊपर की दिशा में करता है। लेकिन फ्लोएम में क्या होता है कि परिवहन दोनों दिशाओं में करता है, क्योंकि भोजन नीचे से ऊपर भी जा सकता है और ऊपर से नीचे भी आ सकता है। लेकिन जल हमेशा धरती से ही लिया जाता है, जमीन से ही लिया जाता है, मिट्टी से ही लिया जाता है, इसलिए हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जाइलम का दूसरा अंतर यही होगा कि इसमें पदार्थों का परिवहन नीचे से ऊपर की तरफ होता है, लेकिन फ्लोएम में दोनों तरफ होता है, यानी कि ऊपर से नीचे भी और नीचे से ऊपर भी। तो दूसरा अंतर भी आप लोग समझ गए। उसके बाद तीसरा अंतर कि इसमें मृत कोशिकाएं होती है। ध्यान रखिएगा, जाइलम में मृत कोशिकाएं होती है लेकिन फ्लोएम में जीवित कोशिकाएं होती है। जाइलम में मृत कोशिकाएं और फ्लोएम में जीवित कोशिकाएं। तो यही तीन अंतर है जो कि जाइलम और फ्लोएम में है। अगर आप लोग यह तीनों अंतर को सही और बिल्कुल इसी तरीके से लिखते हैं तो हम पूरे दावा के साथ कहते हैं कि आप लोगों का 2 नंबर कोई नहीं रोकेगा, 2 में 2 पूरा नंबर मिलेगा। अगर हमारे जैसा कॉपी जांच करने वाला आपको मिल गया तो हम पूरे गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको 2 में 2 नंबर हम दे के ही रहेंगे। इसमें 1 नंबर भी क्या, 1/4 नंबर भी नहीं काटेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यह जो 7 क्वेश्चन हम आपको बताए, 7 क्वेश्चन आप लोग जरूर याद कर लिए होंगे। और जिनके पास गेस क्वेश्चन है तो उनके पास सारा क्वेश्चन पहले से ही उपलब्ध है, हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन उपलब्ध है, तो वह तो आराम से तैयारी कर सकते हैं, उनको तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जिनके पास गेस क्वेश्चन नहीं है तो अभी भी मौका है, आपके पास 16-17 दिन का समय अभी भी बचा हुआ है, 15 दिन का समय लगभग, तो आप लोग उसे जरूर परचेज कर लीजिए और वहां से पढ़िए, बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और देखिए, हम आपको बार बार कह रहे हैं कि सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी बातों को, हमारी भावनाओं को समझ रहे होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, लेकिन इसके पहले जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपके मेहनत का ही परिणाम है कि हम आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी करवा रहे हैं। तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो नए स्टूडेंट हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।